अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को कवर करते हैं, एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को। आज हम 5 अक्टूबर जो हमारे 2025 का है आर्टिकल्स, उसके एडिटोरियल ओपिनियन को कवर करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा फ्रेजाइल पॉज के नाम से। दोस्तों, पैलेस्टाइन में 2023 से 2025 तक तकरीबन वहाँ पे आप देखें कि इसराइल ने जिस तरह अटैक किया है, पैलेस्टीनियंस को वहाँ पे शहीद किया है। अब तक के जो फिगर्स हैं वो 66,000 प्लस, यानी कि पैलेस्टीनियंस ऐसे हैं डान आर्टिकल के मुताबिक, जिनको वहाँ पे शहीद कर दिया गया है। ज़्यादातर उन विक्टिम्स में जो हैं वो बच्चे और औरतें शामिल हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने भी ये जो फिगर्स हैं इनको कंफर्म किया है कि ये सही फिगर्स हैं, यानी कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप देखेंगे इसराइल ने किस तरह 2 सालों से तकरीबन नॉन स्टॉप अटैक जारी रखा हुआ है गजा के ऊपर। हमास ने अब ये जो ट्रंप पीस प्लान लेके आया था, जिसमें हमने 1-2 दिन से उस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, हमास ने उससे दोस्तों एक्सेप्ट तो कर लिया है। अब ये प्लान ये है कि होस्टेजेस जो है उसे रिलीज किया जाएगा और गजा के अंदर टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाएगी। नेतन्याहू ने दोस्तों, नेतन्याहू की अगर हम बात करें तो उसने ऑपरेशन अभी भी यानी कि कंटिन्यू रखा हुआ है, और ये है कि ये माजी में भी यानी कि मुकम्मल अपनी फौज का इंखला नहीं कर रहा गजा के अंदर। आप देखें कि किसी किसी ना किसी हद तक अब अगर टेक्नोक्रेट भी ला के वहाँ पे बिठाने हैं, वो भी सारे इसराइल के अपने ही होंगे। यानी कि इसने अगर डायरेक्टली कब्जा नहीं किया तो इसका मतलब इनडायरेक्टली कब्जा कर लेगा वहाँ पे। दोस्तों, ट्रंप की अगर हम बात करें तो उसने तो कहा है इसराइल को भी कि आप फौरी से ये जो बॉम्बिंग कर रहे हैं इसको बंद करें, लेकिन इसराइल ने इसको इग्नोर किया। आप देखें कि उसके बाद भी यानी कि जब से यानी कि ये प्लान आया है उसके बाद भी इसराइल मुसलसल गजा के अंदर बमबारी किया जा रहा है। ट्रंप ने हमास को वार्न किया था। उसने जो ट्रंप ने जो अपना 20 नकाती प्लान यानी कि सामने रखा, उसने हमास को कहा आप यहाँ इसे एक्सेप्ट करें, अगर आपने इसे एक्सेप्ट नहीं करना तो फिर बहुत सीवियर किस्म के कंसिक्वेंसेस को आपको फेस करना पड़ेगा। अमेरिका, अरब स्टेट और यूनाइटेड नेशन जो है वो इस ट्रूस के दोस्तों ग्रंटर्स हैं। अब राइटर ये कहता है कि इन सबको मिलके अब इसराइल पे प्रेशर डालना चाहिए ताकि वो इस डील को फॉलो भी करे। और जो गजा का यानी कि मुहासरा किया हुआ है तकरीबन 20 सालों से दोस्तों, उसको ख़त्म किया जाए। एड सिर्फ गजा में एड की ज़रूरत नहीं है, उनको फ्रीडम की भी ज़रूरत है। वो अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जा तो सकें, अपनी मर्जी से अपने बिजनेसेस तो कर सकें। अब गजा को तो आप देखें ओपन एयर प्रिजन एक किस्म के वहाँ पे बना के रख दिया है। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि जो फ़लस्तीन है उसका मेजर मसला, जो जब तक कोर इशू को आप सोल्व नहीं करोगे तो इसका मतलब आप जो यानी कि जो सेकेंडरी इश्यूज हैं अगर सिर्फ उसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो परमानेंट सोल्यूशन कभी भी नहीं निकलेगा। आपको कोर इश्यूज की तरफ जाना चाहिए था, वो उस टाइम तक नहीं होना था जब तक राइटर के मुताबिक 2 रियासतें को तस्लीम नहीं कर लिया जाता। देखिए, इसराइल तो फ़लस्तीन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो तो कहता है कि इसको इस पे तो हम कब्जा करेंगे। ये इसका मतलब कि कुछ टाइम के लिए जस्ट राइटर कहता है शॉर्ट पॉज तो आया है, लेकिन मुकम्मल पीस उस टाइम तक नहीं आएगा जब तक आप टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। दोस्तों, दूसरा आर्टिकल है हमारा पेंशन बिल के नाम से। दोस्तों, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या, फिर हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पेंशन जो है, जब कोई पर्सन रिटायर हो जाता है तो उसे पेंशन दी जाती है। पहले यानी कि ये रूल था कि जो बंदा फॉर एग्जांपल एक बंदे की जो सैलरी होगी हर मंथ उसकी सैलरी का 10% यानी कि कट कर लिया जाता था, और हर मंथ हुकूमत 20% हुकूमत अपनी तरफ से ऐड करती थी, ये 30% बन जाता था। अब ये हर महीने यानी कि 30% ऐड होता रहता था। होता क्या था कि जब वो पर्सन रिटायर होने लगता था, वो जो टोटल अमाउंट उसकी बनती थी वो उसे दे दी जाती थी। अब इसका नुकसान ये हो रहा था कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे पेंशन की सूरत में देने पड़ते थे। इस टाइम भी तकरीबन बजट में आप देखें 1 ट्रिलियन रुपीस से ज़्यादा पैसे थे जो सिर्फ बजट के ये पेंशन के लिए थे। हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। अब ये रूल लेके आया गया है, और ये पहले कोई अलग से ये जो 10% कटौती कर रहे थे ये जमा नहीं कर रहे थे, एंड पे जमा भी नहीं हो रहे थे, और हुकूमत को बजट से काट के देने पड़ते थे। अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 10% हर मंथ यानी कि बंदे की जो पेंशन जो सैलरी होगी उसमें से काटे जाएंगे। अब हुकूमत 20% नहीं, हुकूमत 12% देगी। 12% हुकूमत की तरफ से होगा। अब एक अलग से फंड कायम किया जाएगा, उस फंड में ये हर महीने जमा होते रहेंगे ताकि एंड पे जाके हमें बजट से न निकालने पड़े। ये हुकूमत उस फंड में जमा करवाती रहेगी, वो एंड पे जाके इतने पैसे हो जाएंगे कि उस पैसों में से निकाल के उस बंदे को पेंशन दे दी जाएगी जब वो रिटायर होने वाला होगा। दोस्तों, ये सिर्फ उन बंदों के लिए यानी कि है जो अब यानी कि जाके यानी कि जो अब जो यानी कि जॉब्स हासिल कर रहे हैं, जो पुराने हैं उनके लिए वही पुराना रूल ही अप्लाई होगा, उनको वैसे ही पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा हुकूमत ने एक काम एडिशन इसमें ये किया है कि जो लोग
मजदूर होते हैं, फॉर एग्जांपल एक यानी कि जॉब कर रहा है एक बंदा गवर्नमेंट की, उसके घर में अगर कोई मजदूरी हो जाती है या कि बात हो जाती है, तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी भी यानी कि लेके आ रही है। सो ये एक है। अब देखते हैं कि राइटर क्या कह रहा है। सो दोस्तों, गवर्नमेंट जो है उसने पेंशन का जो शेयर था, पहले 20% था, हुकूमत दे रही, अब उसे कम करके 12% कर दिया। एम्प्लॉयज जो थे वो पहले भी 10% मंथली दे रहे थे, अब भी मंथली 10% उनकी यानी कि इनकम में से कटौती हो जाएगी। गोल क्या है? ताकि पेंशन का जो बर्डन है नेशनल बजट पे उसे कम किया जा सके। हमारा जो पुराना सिस्टम है दोस्तों, गवर्नमेंट जो है वो दोस्तों पहले सारे की सारी पेंशन जो थी वो हमारे बजट में से दे रही थी। अब नया सिस्टम जो है वो एक सेपरेट फंड कायम किया जाएगा, ताकि पेंशन की जो पैसे हैं पेंशन के, उसको अलग से इकट्ठा किया जा सके। तो जो सिविल स्टाफ हैं दोस्तों, ये सिर्फ उन पे यानी कि अप्लाई कब से होगा? जो लोग जुलाई 2024 के बाद, यानी कि जिन्हें गवर्नमेंट जॉब हासिल किया, उनसे पहले वालों पे नहीं अप्लाई होगा। पेंशन बिल जो है दोस्तों, आप देखें कि ये कितना यानी कि हमें नुकसान हो रहा था। 29% 2 सालों में बढ़ गया था। 1.055 ट्रिलियन रुपीज इसका दोस्तों बजट रखा गया था। मिलिट्री पेंशन्स भी आप देखें कितनी है, 32 टाइम्स बढ़ गई। 742 बिलियन रुपीज हम मिलिट्री पेंशन में देते हैं अपने टोटल बजट का। उसमें से यानी कि इतने पैसे मिलिट्री पेंशन में जाते हैं। सिविल की बात करें, 6.6% उसमें बढ़ गया है, और तकरीबन 228 बिलियन रुपीज वहाँ पे चले जाते हैं। सो पीछे हमारे पास इतने पैसे नहीं बचते, इसलिए IMF जो या बाकी जिन इदारों से हम कर्जे लेते हैं वो हमें कहते हैं कि आप रिफॉर्म्स लेके आए। सो अब जो ओल्ड रिटायर जो पुराने बंदे जो रिटायर हुए हैं उनको वही पुराना सिस्टम ही लगेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस ऐड की गई है डेथ और डिसेबिलिटी पे, जिस तरह मैंने आपको बताया। सो दोस्तों, ये दूसरा आर्टिकल था। आप चलते हैं तीसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारे रिजर्व्ड सीट्स डिबेकल के नाम से है। दोस्तों, ये फॉरेन ग्रुप है COG के नाम से दोस्तों, जिसने पाकिस्तान के 2024 के जो इलेक्शन हुए हैं उसको उस पर तहकीकात की हैं। उसने बताया, रिपोर्ट पेश की है 19 मंथ्स के बाद, यानी कि ये रिपोर्ट पेश हुई है इलेक्शन होने के बाद। तो इसी रिपोर्ट में कहा गया कि ये जो इलेक्शन हुए थे ये फेयर नहीं थे। PTI पार्टी से इवन के जो सिंबल था उसका बैट, वो भी वापस ले लिया गया था। तो PTI के कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट से यानी कि मजबूर किया गया कि वो इंडिपेंडेंट होकर इलेक्शन लड़के हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों फैसला यही दिया। उसने कहा कि PTI ने रिजर्व्ड सीट जो थी उसमें जो केस फाइल किया वो PTI को खुद करना चाहिए था, लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कर दिया, इसलिए ये पिटीशन भी खारिज कर दी। इनके एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो डिसीजन था ये अनफेयर था और जस्टिस के खिलाफ था। सो दोस्तों, ये मतलब कि पॉलिटिकल केस के बारे में था ये आर्टिकल। अब चलते हैं दोस्तों ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स पे। दोस्तों, एक बात आपको और करता चलूँ, अगर कोई बच्चा CSS PMS PPSC FPSC की ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में, वो मुझसे रब्ता कर सकता है। दोस्तों, पहला आर्टिकल है हमारा अनफुलफिल्ड प्रोमिस के नाम से। दोस्तों, गवर्नमेंट ने, या आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में दोस्तों वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उनकी जो डिमांड्स है वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक मानी जा चुकी हैं। अब राइटर ये कहता है कि मसला क्या है कि हम हुकूमत जो है वो वादे तो करती है लेकिन उस वादों को पूरा नहीं करती, जिसकी वजह से यानी कि दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट इनसे बात करती है, और मकसद गवर्नमेंट का सिर्फ ये होता है कि किसी तरह से प्रोटेस्ट को रोक दिया जाए, रियल इश्यूज को सोल्व नहीं किया जाता। अब देखें, मिसिंग पर्सन्स की फैमिली जो बलोचिस्तान से वो आके बैठ गई इस्लामाबाद में, लेकिन स्टेट ने उनको यानी कि इग्नोर किया, उनके मसले नहीं हल किया, जिसकी वजह से अब दोबारा फिर वो आ सकते हैं। जब तक मेन मसले नहीं हल होंगे तो इश्यूज सोल्व नहीं होंगे। अब स्टेट जो है दोस्तों वो फोर्स यूज करती है, प्रोपोगंडा यूज करती है इनके खिलाफ। प्रोटेस्टर्स को कहा जाता है कि ये फॉरेन एजेंट्स है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई फिर करनी शुरू कर देती है। पुलिस ने देखे कश्मीरी प्रोटेस्टर्स जो थे इस्लामाबाद पे, उन पे अटैक किया। अब 38 पॉइंट्स का जो एजेंडा रखा गया था आज़ाद कश्मीर की कमेटी की तरफ से दोस्तों, उन्होंने ये कहा था कि जो एलीट प्रिविलेजेस आप इनको दे रहे हैं वो बंद करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो महाजरीन हैं उनकी 13 सीटें हैं इनकी असेंबली में, मेरे ख्याल में 45 टोटल हैं, उसमें से 13 सीटें रेफ्यूजीज की हैं। अब दोस्तों, जब फॉर एग्जांपल कश्मीर का जो पूरा इलाका है, इंडिया ने जब मकबूजा कश्मीर पे कब्जा किया तो वहाँ के जो लोग थे वो यानी कि पाकिस्तान में आ गए। अब वो कहते हैं तो हम कश्मीरी ना, तो हमें भी कश्मीरी का ही हिस्सा समझा जाए। सो उन वो लोग जो वहां से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से हिजरत करके यहाँ पे आए हैं, उन लोगों के लिए हुकूमत ने रिजर्व सीट रखी हुई है। अब ये जो कमेटी है या उन लोगों की डिमांड ये है कि इन लोगों को यानी कि निकाला जाए, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि हमारे मसले मसाइल क्या है। और ये लोग ये कहते हैं कि ये जो 13 लोग हैं जिनकी मखसूस नशिस्तें हैं, हुकूमत क्या करती है, इनको इस्तेमाल करती है, मतलब कि ये बंदे अपनी मर्जी के ला के बिठा देती हैं, इन बंदों को तोड़ के नई हुकूमतें बनाई जाती हैं या पिछली हुकूमतों को तोड़ा जाता है। इसलिए उस कमेटी का ये कहना है कि ये जो रेफ्यूजीज की महाजरीन की सीटें हैं इसको भी यहाँ से खत्म किया जाए। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये हमारा जो कश्मीर केस है उसको वीक करेगा, लेकिन वो कश्मीरी लोग इसको मानने से तैयार नहीं है। आप देखेंगे उन लोगों ने डिमांड भी किया गया कि हमें जॉब्स दी जाए, हेल्थ दी जाए, एजुकेशन दी जाए, तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए।
सो दोस्तों दूसरे आर्टिकल्स पे चलते हैं ओपिनियन पेज के, जो कि है लाइज डिसीट ओवर गजा के नाम से। दोस्तों ये पहले पढ़ भी चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि एडिटोरियल आर्टिकल में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों आपको पता है कि इसराइल जो है वो गजा के अंदर लोगों को मार रहा है, शहीद कर रहा है, और अभी तक भी जारी है। हमास ने एग्री तो किया है कि जो प्लेन दिया है ट्रंप ने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों ये जो पीस प्लान दिया इससे पहले 8 जो मुस्लिम कंट्रीज थे, जिसमें मुसलमान भी शामिल था, उनको एतमाद में लिया, लेकिन बाद में कतर और पाकिस्तान ने कहा कि जो मायदा हमें दिखाया गया था ये मायदा चेंज कर लिया गया, मतलब ये वो मायदा नहीं है। इसराइल का जो लीडर नेतन्याहू है वो मिला था दोस्तों, और उसने कहा जाता है कि ये प्लान चेंज करवाया उसने। एक तो ये चीज़ चेंज करवाई कि इसराइल की आर्मी मुकम्मल तौर पे गजा से बाहर नहीं आएगी, और जो पैलेस्टीनियंस हमने जो हमारी जेलों में है जो हमने छोड़ने हैं इसराइल ने, वो सारे नहीं छोड़ने, ये यानी कि चीज़ें चेंज करवा ली। और यानी कि इस प्लान के अंदर पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको तो गवर्नमेंट में हिस्सा ही नहीं दिया जा रहा है, जो गवर्नमेंट बनानी है वो टेक्नोक्रेट्स की होगी। अब कतर, इजिप्ट और तुर्की ने मिल के हमास को इस प्लान पे राजी तो कर लिया। आप देखें दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, यूके, फ्रांस, कनाडा, इन्होंने पैलेस्टाइन रियासत को तो तस्लीम कर लिया है, लेकिन उसके अलावा कोई रियल सोल्यूशंस नहीं सामने लेके आए, कोई इसराइल को मजबूर नहीं किया। आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। तकरीबन 500 लोग दोस्तों यानी कि गजा में एड लेके आपने देखा था कश्तियों में गए थे, उसमें 30% जस्ट मुस्लिम्स थे। आप देखें कि गैर मुस्लिम उनके अंदर यानी कि कितनी ज्यादा जुर्म को लेके सिंपैथी है, हालांकि ये मुसलमानों के अंदर ज्यादा होनी चाहिए। सो मुस्लिम गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो बिल्कुल साइलेंट है, वो उन्हें सिर्फ ये खतरा है कि किसी तरह से हमारे अमेरिका अमेरिका के साथ तल्लुकात खराब ना हो जाए, इस वजह से वो खामोश होकर बैठे हुए हैं। सो दोस्तों ये हमारा आज के आर्टिकल थे। अगर मेरी वीडियो आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।